Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Far Group of Education. I am Sir Abdul Rahman Tur, your chemistry teacher. आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रदरफोर्ड गोल्डमेटल फॉइल एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड का गोल्ड मेडल फॉइल एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आप लोगों को जे थॉमसन, जिस तरह से हमें पता है कि जे थॉमसन ने एटम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो डिस्कवर किए थे, और जे थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था, एटम का एक मॉडल पेश किया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो है मॉडल एटम जे थॉमसन का है। उस जे थॉमसन ने बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होंगे। अब उसने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन नहीं बताई थी कि कहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे और कहां पर प्रोटॉन मौजूद होंगे। जैसे इसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम के अंदर मौजूद होंगे। अब देख लें आप ये कि जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो कैसा है। अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पहले कर लें। लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज की थी। सीरीज मींस के एक साथ कंटिन्यूसली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट ही पास्ड अ बीम ऑफ अल्फा particles through a very thin gold metal foil. He found that most of the alpha particle passed through it without any deflection. इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल की बीम बहुत ही ज्यादा थिन गोल्ड मेटल फॉइल से पास करवाई थी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली आप प्रोटॉन समझ लें कि प्रोटॉन उन्होंने गोल्ड मेटल फॉइल में से पास करवाए थे। He found that most of alpha particles pass through without any deflection. इन्होंने ये चीज नोट की कि बहुत से अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बगैर किसी डिफ्लेक्शन, बगैर मोड़े सीधे सीधे पास हो गए गोल्ड मेटल की फॉइल से। However, some of them deflected at large angles and very few of them bounced back. और इसमें से कुछ ऐसे थे जो कि मोड़े, एक बड़े एंगल के साथ उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, और कुछ ऐसे थे कि जो बाउंस बैक हो गए। अब देखें ये जो है सोर्स, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, और अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड मेटल में से पास करवाई तो बहुत सी जो रेज हैं अल्फा पार्टिकल्स की वो पास हो गई। देखें अब ये मजीद, ये जो डायग्राम नीचे दिख रही है ये गोल्ड के एटम्स हैं। इन एटम्स में से ये जो रेड रेड आपको दिख रही है ये अल्फा पार्टिकल की रेज है। तो बहुत सी रेज पास हो गई और कुछ ऐसी रेज हैं जो कि बाउंस डिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं एक लार्ज एंगल के साथ। मजीद में आपको देखें ये जो पिक्चर है इसके अंदर आप सही से देख सकते हैं ये गोल्ड मेटल की फॉइल है, इसमें से अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं। तो बहुत से जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो गए, ये पास हो गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गए, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए हैं, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट से हमें क्या हासिल होता है? रदरफोर्ड कंक्लूड दैट the volume occupied by an atom must be largely empty as most of alpha particle pass through the foil undeflected. तो इससे हमें पता चला कि एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो खाली है। वॉल्यूम कहा जाता है जो हिस्सा है वो खाली है, एम्प्टी, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स बगैर किसी मोड़े सीधे सीधे पास हो गए। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। The positive charge in the atom is concentrated in extremely dense region which he called the nucleus. अब जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली ज्यादा डेंस, डेंस का मतलब होता है गहरा, रीजन का मतलब एरिया,
तो एटम का जो वो एरिया है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाला, उससे नाम दिया गया किसका? न्यूक्लियस का। तो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज का रीजन है इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। दिस वॉज फ्रॉम द फैक्ट दैट एल्फा पार्टिकल आफ्टर कोलिजन विद अ हेवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हेड बाउंस बैक। और इसमें से जो एल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुए, एल्फा पार्टिकल्स का भी मतलब प्रोटॉन ही है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एल्फा पार्टिकल से। तो जो न्यूक्लियस से टकराए तो वो बाउंस बैक हो गई, ये डायग्राम के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये बाउंस बैक हो गए हैं एल्फा पार्टिकल्स, जो कि एक बहुत ही भारी एल्फा पार्टिकल के साथ मींस प्रोटॉन के साथ टकराए थे। ऑब्जर्वेशन, अब क्या ऑब्जर्वेशन हमें इससे हासिल हुई? द एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन विच द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड। कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है न्यूक्लियस, उस वो इसी का सारा वेट है। ये पूरा एक एटम है, एटम के अंदर ये जो बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और एटम का जो वेट है वो सारा इस पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि इससे पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो बिल्कुल निग्लिबल होता है, नजरअंदाज हम कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ वॉल्यूम इज एम्प्टी स्पेस, ज्यादातर हिस्सा उसका खाली है एक एटम का। This space is not completely empty and that in it electron revolve around the nucleus। ये मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होता, इस हिस्से के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। न्यूक्लियस के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है, प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन भी होता है। मगर रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। ये पॉइंट अहम है, याद रखिएगा ये पॉइंट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन वेरियस ऑर्बिट विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज शेल्स और एनर्जी लेवल। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और उस न्यूक्लियर पार्ट को ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड, और ऑर्बिट भी कहते हैं इसे। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को शेल्स भी कहा जाता है और एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। जैसा कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द ये ऑर्बिट बने हुए, इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ कमियां थी। अब उन कमियों को भी हम देख लेते हैं। वीकनेस और डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। According to the classical physics, since electron is revolving around the nucleus constantly, it should lose energy and it ultimately falls into the nucleus। अब लॉर्ड रदरफोर्ड कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है, तो घूमने की वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देता है, एनर्जी खो देता है, और एट द लास्ट वो फाइनली जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये स्पिनल शेप है, ये गोल घूमते अपनी एनर्जी लॉस्ट करता रहता है और फिर लास्ट में जाके वो न्यूक्लियस में गिर जाता है। हालांकि ऐसा ये नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं फॉल होता है। तो ये एक डिफेक्ट है रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसका। और दूसरा रदरफोर्ड का जो डिफेक्ट है वो क्या है? इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम, बट इन कॉन्ट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम ऑफ एलिमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी इमिट कर रहा है, एनर्जी खारिज कर रहा था, तो जिस वजह से इसके अंदर कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम बन रहा था। अब कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो रेनबो के 6 कलर होते हैं, तो इन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है कि ये ग्रीन कलर है, और ये जो कलर्स की रेंज है इन्हें वेवलेंथ कहा जाता है कि कितनी रेंज में कौन सा कलर है वो उसकी वेवलेंथ कहलाएगी। वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम्स, मगर दर हकीकत हमें जो एटम से स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम बहुत ही ज्यादा डार्क है और इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आके हमें बिल्कुल मामूली सा कलर मिल रहा है। तो
रदरफोर्ड ने हमें बोला था कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम मिलेगा, मगर हमें कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम नहीं मिलता और हमें लाइन स्पेक्ट्रम एटम से हासिल होता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल क्या था, ये प्लम पुडिंग एटम कहा जाता है। रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिक्सअप हैं एक एटम के अंदर, ये पूरा मिक्सअप बना हुआ है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल ऐसे पास हो जाते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब दो सेम चार्ज आपस में मिलते हैं तो फिर वो डिफ्लेक्ट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब ये न्यूक्लियस, अब ये जो है रदरफोर्ड का मॉडल है न्यूक्लियर एटम का। अब ये रदरफोर्ड ने हमें बताया कि एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, और एटम का जो ज्यादातर स्पेस है वो एम्प्टी है। देख लें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिक्सअप हैं, ये प्रोटॉन है, और इस वाले मॉडल के अंदर ये जस्ट दरमियान में प्रोटॉन मौजूद है और बाकी हिस्सा क्या, एम्प्टी है। जी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मजीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे इसी तरह की एक एजुकेशनल वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।